भैया बहन, अब आप ध्यान देंगे मेरी बात पर और बहुत पेशेंटली चीज़ों को सुनना है। एडमिट आएगा तो करते हैं। बार बार लाइन जा रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है भैया बहन आपको, मैंने आपको पहले ही कहा है, आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप क्लास में लेकिन बने रहेंगे। मैं जल्दी से, जितने देर क्लास चलेगा, सर्वोच्च न्यायालय के 2 अधिकार है ना, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के 2 अधिकार मैंने आपको बताए थे पिछले दिनों, और सर्वोच्च न्यायालय के 2 अधिकारों में मैंने ये दोनों अधिकार आपको बताए थे। मैंने बताया था आपको कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के 2 के जो अधिकार हैं, बीइंग द हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द इंडियन यूनियन, भारतीय परिक्षेत्र का, भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार भी बहुत विशाल है। भैया बहन, अगर थोड़ा प्रॉब्लम भी यहाँ होगा तो ERP पर यह रिकॉर्डिंग रहती है, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। इसलिए पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसीलिए मैंने आपको म्यूट भी किया हुआ है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मैंने बताया था आपको कि एक तरफ एक राज्य, दूसरे तरफ एक राज्य, एक तरफ एक राज्य, दूसरे तरफ कई राज्य, एक तरफ केंद्र और एक तरफ राज्य। ये 3 स्थितियां जब बनती हैं भैया बहन, तो इन 3 स्थितियों में, ये 3 स्थितियां जब बनती हैं, तो इस 3 स्थितियों में क्या होता है कि इस 3 स्थितियों में बार बार इन 3 स्थितियों में, देखिए बार बार आप लोग आते हैं क्लास में ज्वाइन करने के लिए, तो कितना प्रॉब्लम होता है। एक तो 10-12 लड़के आते हैं, ऊपर से इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो भैया बहन, नेट के प्रॉब्लम के चलते आप क्लास में बने रहेंगे, छूटेंगे नहीं। मैं जल्दी से ये अधिकार आपको बता देता हूँ। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 3 स्थितियां बनी, एक तरफ केंद्र, दूसरे तरफ राज्य, एक तरफ एक राज्य, दूसरे तरफ कई राज्य, एक तरफ, क्या हो रहा है आज? भैया बहन, एक तरफ एक राज्य, दूसरे तरफ कई राज्य, और एक तरफ एक राज्य तो दूसरी तरफ भी एक राज्य, है ना। ये 3 स्थितियां भैया बहन बनी। हट गया ये, देखो ना क्या स्थिति कर दिया है, सो देखो। तो ये 3 स्थितियां बनती हैं, इसको हम लोग प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं। भैया बहन, दूसरा ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द लास्ट एपीलेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द लास्ट एपीलेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वह सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यानी मैंने बताया था आपको कि चाहे वो सिविल मुकदमा हो या क्रिमिनल मुकदमा हो, चाहे वो दीवानी मुकदमे हो,
धन संपत्ति का मुकदमा हो या फिर वो क्रिमिनल मुकदमा हो, किसी को मृत्युदंड मिला है तो वो अंतिम सुनवाई उसकी सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। सर्वोच्च न्यायालय अगर उसको परमिशन दे देता है, वर्डिक्ट दे देता है, फैसला दे देता है कि नहीं, इस व्यक्ति का अपराध मृत्यु दंड देने के योग्य है, मृत्यु दंड के ही लायक है, तभी उसे मृत्यु दंड होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की अदालतों से आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह के संवेदनशील मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय तक जाते हैं भैया बहन। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को हम अंतिम अपीलीय अदालत कहते हैं। तो पहला अधिकार भी आप समझ गए, दूसरा अधिकार भी भैया बहन आप समझ गए। तीसरा अधिकार है परामर्शदात्री अधिकार। सबका मैंने इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडविजरी राइट्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट टू जुडिशियल रिव्यू एंड Supreme Court is the protector of the Constitution as well as the fundamental right। तो भैया बहन इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य जो हैं वो बहुत ही विशद कार्य हैं और इन तरह के विशद कार्यों के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह क्या है, सुप्रीम है। इसके नाम के आगे ही लगा हुआ है भैया सुप्रीम, यानी इससे कोई बड़ा ही नहीं। इसलिए प्रारंभिक सत्राधिकार में भी आप देखिए केंद्र राज्य के बीच झगड़ा होगा, राज्यों के बीच बंटवारे का झगड़ा होगा, राज्यों के बीच किसी तरह के विवाद बनेंगे तो आखिर उस राज्य के बीच विवाद होगा, केंद्र के बीच विवाद होगा। तो क्या इस तरह के बातों को क्या कभी कोर्ट में सुलझाया जा सकता है, छोटे कोर्ट में सुलझाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इसके लिए बड़ी अदालतें चाहिए। तो भैया बहन ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हुआ। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार हुआ, अंतिम अपीलीय न्यायालय। आप यही शब्द लिखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट एपीलेट कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट एपीलेट कोर्ट। The third rights regarding it, परामर्शदात्री अधिकार, एडविजरी राइट्स। भैया बहन अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोगों को अगर कहीं किसी मसले पर सलाह मशवरा करना है, अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जैसे लोगों को कहीं संवैधानिक रुकावटें झेलनी पड़ती हैं, तो आखिर ये लोग जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, राष्ट्रपति कौन है? देश के नाम मात्र के प्रधान कार्यकारी, नाम मात्र के ही रहे लेकिन हैं। प्रधानमंत्री रियल हेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, देश के वास्तविक प्रधान। तो इस तरह से भैया बहन आप देखिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कार्यकारी, अंग्रेजी में बोलेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। When they face any hardship regarding solution of any problem, and if he faces constitutional obstacles, अगर उनको कहीं संवैधानिक रुकावटें आती हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करते हैं। इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था भी बोलते हैं, सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था बोलते हैं। भैया बहन इसको भी आप समझ गए होंगे। अब अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोला जाता है। ये क्या है, अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं? आपकी किताब में बस 2 ही अधिकार दिए हैं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इसलिए कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी मुकदमे में सुनवाई पर फैसला देता है तो उस फैसले को दृष्टांत के तौर पर, एविडेंस के तौर पर, प्रमाण के तौर पर आगे की न्यायिक कार्रवाइयों
में शामिल किया जाता है। जैसे भैया बहन हम लोग लेख लिखते हैं ना, महात्मा गांधी ने ये कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। उसी तरह से नीचे की अदालतें जब फैसला देती हैं इसी प्रकार के मिलते जुलते मामलों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था आज से 30 बरस पहले, 40 बरस पहले, उसी फैसले के अनुरूप छोटी अदालतें भी फैसला देती हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कि इसके लोग जो हैं वो ज़्यादा न्यायिक मामलों के ज़्यादा जानकार हैं, है ना, न्यायिक मामलों के ज़्यादा जानकार हैं। तो भैया बहन इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय एक तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। यह एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि इसके दिए गए फैसलों को संभाल करके रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखागार में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए प्रत्येक फैसले को, उसकी प्रतियों को भैया बहन सुरक्षित रखा जाता है। और बाद में नीचे की अदालतें या खुद सुप्रीम कोर्ट ही अपने उस फैसले को रिपीट करती है किसी न किसी रूप में। द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स वर्डिक्ट is supposed to be the ultimate। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हमेशा याद किए जाने योग्य होते हैं। उनके द्वारा दिए गए फैसले रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। तो भैया बहन इस तरह से ये अभिलेख न्यायालय है। दूसरा है पुनरावलोकन का अधिकार, राइट टू जुडिशियल रिव्यू। भैया बहन ये राइट टू जुडिशियल रिव्यू क्या है? आपका माइक म्यूट है जूम मीटिंग में। मेरा माइक म्यूट है? हाँ। अच्छा, म्यूट हो गया। कब से म्यूट है ये? अब ठीक है? अब तो अनम्यूट हो गया होगा। अब क्या हो गया? बड़ा मुश्किल हो रहा है आज भाई। हाँ भैया बहन अब ठीक है। अब आप इसको ठीक से देखेंगे। एनीवे आज नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए ऐसी परेशानियां आ रही हैं। तो अब क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आपने समझ लिया, अपीलीय क्षेत्राधिकार समझ लिया, परामर्शदात्री अधिकार आया। तो यह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को किसी संवैधानिक मसले पर परामर्श देते हैं। अभिलेख न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए निर्णय सुरक्षित रखे जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखागार में सुरक्षित रखे जाते हैं और बाद में छोटी अदालतें या खुद सर्वोच्च न्यायालय अपने उस फैसले को दोहराती है, उस फैसले के अनुरूप अपना फैसला देती है। भैया बहन, मैंने कहा जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, राइट टू जुडिशियल रिव्यू, ये पुनरावलोकन का अधिकार क्या है? पुनरावलोकन का अधिकार का मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले को पलट सकती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला दे दिया तो उसके फैसले को तो कोई और अदालत तो पलटेगी नहीं, उसके द्वारा दिए गए निर्णयों की अवहेलना तो कोई न्यायालय नहीं कर सकता। लेकिन खुद सर्वोच्च न्यायालय अपने ही दिए गए फैसले को भैया बहन पलट सकती है या उसमें कुछ सुधार कर सकती है। ये उसको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया along with other rights also enjoy a very distinct right that is called right to judicial review। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार, अपने ही फैसले के पुनरावलोकन, पुनः अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना, उसे पुनः देखने का अधिकार। अब किसी को एडमिट मत कीजिए। संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक भैया बहन, ये अंतिम अधिकार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके पास मौलिक अधिकार को रक्षा करने की ताकत है, तो संविधान का भी प्रोटेक्टर है। भैया बहन, संविधान और मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मैंने कई बार बताया है कि संविधान ने भारतीय नागरिक को जितने भी अधिकार दिए हैं उनमें मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है। जीने का अधिकार, कहीं जाने आने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है और इन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती। और अगर किसी वर्ग के, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी भी रूप में हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेती है। मौलिक अधिकारों का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और संविधान की मूल भावना को कोई आहत नहीं कर सकता, ना कोई व्यक्ति, ना व्यक्ति समूह, ना कोई समुदाय, ना कोई राज्य, ना कोई संगठन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। संविधान की ना तो कोई अवमानना कर सकता है, ना संविधान के विपरीत कोई चल सकता है। और यह बातें सुनिश्चित कौन करता है? यह बातें सर्वोच्च न्यायालय सुनिश्चित करता है। भैया बहन, अब इसको आप लिख चुके होंगे, किताब में नहीं है इतना विस्तार से, आप इसको लिख चुके होंगे भैया बहन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप किताब उल्टाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एक वर्ड है लोक अदालत, वर्ड है लोक अदालत। भैया बहन, ये लोक अदालत क्या है? लोक अदालत, लोक अदालत अदालत मतलब कोर्ट, ये तो आप जानते हैं। अलोक मतलब पीपल, पीपल्स कोर्ट। लोक अदालत क्या है? इसकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार ने की थी 1985 में। याद रखिएगा, पहली लोक अदालत देश में नई दिल्ली में 1985 में लगा था। अब न्यायालय में मुकदमे इतने हैं कि उसका फैसला जल्दी से आ नहीं पाता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुकदमा करने वाला और जिस पर मुकदमा किया है, यानी अभियोग पक्ष और अभियोजन पक्ष, मुद्दई और मुद्दालय दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कोर्ट से फैसला नहीं आता।
ऐसा भी आपने सुना होगा भैया बहन, आपने सुना होगा कि केस जिसने किया और जिस पर केस किया दोनों स्वर्ग सिधार गए, लेकिन कोर्ट का फैसला नहीं आया। तो भैया बहन, हमारे यहाँ दो प्रॉब्लम है जुडिशियरी का। एक, लंबित मुकदमे बहुत अधिक हैं। इसको हमारे न्याय व्यवस्था का डिमेरिट में लिखिएगा, फैसला होने में देरी और फैसला होने में खर्च। साधारण आदमी मुकदमा नहीं लड़ सकता, मुकदमा लड़ने में बहुत पैसे लगते हैं। ये खर्चीला न्यायिक व्यवस्था है हमारा। और दूसरा, बहुत देरी से फैसले देती है। इस दोनों के चलते लोक अदालत बनाएंगे। एक दिन की अदालत, सुबह ये अदालत लगती है, शाम में चली जाती है, शाम में उठ जाती है। टेम्पररी कोर्ट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, पक्ष विपक्ष दोनों आया, हाँ, और दोनों ने मिलजुल करके फैसला कर दिया। वहाँ जज बैठे हुए हैं, जज की कलम से वो फैसला हो गया। केस करने वाले का भी खर्चा बच गया, अब जिस पर केस किया है उसका भी झंझट कम हो गया, अदालतों का भी समय कम हो गया। तो लोक अदालतें आजकल बड़ी कारगर हो रही हैं, खास करके पैसे कौड़ी, धन संपत्ति के मामले में। आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी पर किसी आदमी ने 5 लाख रुपये का क्लेम ठोका। अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है नहीं, मैं 5 लाख नहीं दूंगा। तो लोक अदालत में फैसले हो जाते हैं कि वो सोचता है, चलो, जज बोलता है कि चलो 5 लाख तुम मांग रहे हो, 5 लाख नहीं देगा तुमको 3 लाख देगा। आज जो कह रहा था मैं 2 लाख दूंगा, उसको कहता है 1 लाख आप और दे दीजिए। इस तरह से एक इंश्योरेंस का जो डिस्प्यूट था उसका सेटलमेंट 3 लाख रुपये में हो गया। इससे क्या हुआ कि अदालतों का चक्कर काटने से लोग बच गए। इसलिए लोक अदालतें इन्हीं दोनों समस्याओं के निष्पादन के लिए गठित की गई हैं। इससे फैसला आने में देरी भी नहीं होती और फैसला जल्दी से कम खर्च में आ जाता है। इस दो चीज़ों से बचने के लिए लोक अदालतों का जन्म हुआ। समझ में आ गया? तो लोक अदालतें भी आप समझ गए। अब एक है अंतिम में, फिर पाठ खत्म हो जाए, वो है जनहित याचिका। भैया बहन, ये जनहित याचिका क्या है? यह तुरंत नहीं होगा, एक क्लास और लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आज आपने पढ़ा। सर्वोच्च न्यायालय के सभी अधिकार, याद रखिए मैंने लिखा है अधिकार एवं कार्य। सिविक्स में अधिकार और कार्य एक ही होते हैं। कार्य कर रहा है क्योंकि उसे अधिकार है, और अधिकार क्यों मिला है? कार्य करने के लिए। जिसको अधिकार रहेगा वही कार्य कर सकता है। इसलिए सिविक्स में राष्ट्रपति के कार्य एवं अधिकार दोनों का आंसर 1, प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार दोनों का आंसर 1, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं अधिकार दोनों का आंसर 1। ये सारे इसके अधिकार भी हैं और ये कार्य करने का इसका तरीका भी है। दूसरा भैया बहन, इसके अधिकार को देखने के बाद आपको मैंने लोक अदालत के विषय में बताया। अभी से लेकर के 10th क्लास तक और उसके बाद भी मैंने कई बार कहा, इट हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, इट हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। लोक अदालत ताउम्र आपको याद रखना चाहिए। लोक अदालतों का निर्माण क्यों किया गया? भारतीय न्याय व्यवस्था के 2 कमजोरियों के कारण। क्या क्या वो कमजोरियां हैं? भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय आने में देरी लगती है। पहले छोटे न्यायालय में मुकदमा गया, फिर जिला न्यायालय में गया, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में बरसों बरस रहा। इसे बचने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया। और दूसरा, गरीब आदमी की अदालत। लोक अदालत को कहा जाता है पुअर पीपल्स कोर्ट, कम खर्च में फैसले। और याद रखिए, लोक अदालत के में जो फैसले दिए जाते हैं वो जज की निगरानी में दिए जाते हैं। कोई ऐरा गैरा अदालत नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि एक दिन में निष्पादन हो गया तो इसका फैसला को कोई चैलेंज कर देगा, नहीं। लोक अदालतें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित अदालतें होती हैं। इसके फैसले वर्ष हमेशा के लिए मान्य होते हैं।
इसलिए लोक अदालतों के निर्माण ने इन दो कमजोरियों को दूर करने का प्रयास भैया बहन किया। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था का जो ये जुडिशियल पिरामिड है, मैंने पिछली क्लास में बताया था जुडिशियल पिरामिड, वो जो जुडिशियल पिरामिड है इसके सबसे ऊपरी छोर पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपरी छोर पर है। सबसे ऊपरी छोर पर ये सर्वोच्च अदालतें हैं। भैया बहन, हम समझते हैं कि अब आप जूम का टाइम हो रहा है, थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस रहा, बट आफ्टर ऑल हम लोगों ने मिला जुला करके ठीक ठीक ही क्लास किया। तो आई थिंक कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। आप